नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस के 25वें लेक्चर में आपका स्वागत है। जॉन लॉक के बाद वैसे आज हमें डिस्कस करना था जे.एस. मिल को, लेकिन जे.एस. मिल से पहले हम डिस्कस करेंगे रूसो के बारे में। रूसो देखो डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया था, जॉन लॉक और होब्स की तरह रूसो भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ट्रेडिशन से संबंध रखते हैं। तो काफ़ी बार रूसो ने क्या कहा सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, होब्स ने क्या कहा, जॉन लॉक ने क्या कहा, एग्जामिनर आपस में कंपेयर करवा लेता है। इसके अलावा रूसो के विचार डेमोक्रेसी के बारे में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो देखो डेमोक्रेसी का जो टॉपिक है पॉलिटिकल थ्योरी में बाद में आता है, लेकिन अभी आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता है तो रिवाइज करने की बाद में आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए रूसो को अभी ही डिस्कस करना उचित है। रूसो को देखो फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। रूसो के बारे में हम कुछ बेसिक बातें डिस्कस करें। फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक बेसिक स्लोगन लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जो दिया गया था, आपने सुना होगा इस स्लोगन के बारे में। रूसो को ही श्रेय दिया जाता है इस स्लोगन का, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। रूसो को जाना जाता है पॉपुलर सोवरेनिटी के कंसेप्ट को देने के लिए या फिर जनरल विल के कंसेप्ट को देने के लिए। आगे हम डिस्कस करेंगे पॉपुलर सोवरेनिटी का कंसेप्ट क्या है या फिर जनरल विल का कंसेप्ट क्या है। रूसो का बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन देखो ये है, रूसो पहले ऐसे थिंकर हैं जो कहते हैं आदमी बुरा नहीं है, समाज बुरा है, आदमी का नेचर अच्छा है, अगर बदलना है तो समाज को बदलो ना कि आदमी को। इससे पहले जो थिंकर्स हैं, आप होब्स का एग्जांपल ले सकते हो, मैकेवली का एग्जांपल ले सकते हो, सब कहते हैं मैन लालची है, मैन का नेचर खराब है। लेकिन रूसो पहले ऐसे थिंकर जो कहते हैं मैन के नेचर में कमी है तो समाज को हमें बदलना होगा। वैसे रूसो को देखो थिंकर ऑफ पैराडॉक्सिस भी कहा जाता है, क्योंकि एक तरफ रूसो सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन है डायरेक्ट डेमोक्रेसी के सपोर्टर्स के लिए, यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी के जो समर्थक हैं वो रूसो के विचारों को सहारा लेते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ टोटलिटेरियन रेजिम के जो थिंकर्स हैं वो भी रूसो का सहारा लेते हैं अपने रेजिम को जस्टिफाई करने के लिए, लेजिटिमेट ठहराने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मसूलनी, हिटलर, इन्होंने भी रूसो के विचारों का सहारा लिया अपने रेजिम को जस्टिफाई करने के लिए। एक तरफ जहां देखो रूसो सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन है लिबरल्स के लिए, लेकिन दूसरी तरफ रूसो सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन है सोशलिस्ट के लिए भी। तो इसी वजह से रूसो को थिंकर ऑफ पैराडॉक्सिस भी कहा जाता है, यानी वेरियस आइडियोलॉजीज के लोग अपनी अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए रूसो के विचारों का सहारा लेते हैं। कई सारे आइडियोलॉजीज के थिंकर्स के लिए सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन है रूसो, इसी वजह से इनको कहा जाता है थिंकर ऑफ पैराडॉक्सिस। नेक्स्ट है रूसो की बुक्स या फिर रूसो का काम। रूसो की देखो एक बुक का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और बुक है या फिर आप कह सकते हो ऐसे है रूसो का, डिस्कस ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रूसो का देखो सेंट्रल कंसर्न है फ्रीडम यानी आज़ादी। रूसो लिबर्टी और अथॉरिटी के बीच सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं। रूसो चाहते हैं कि अगर किसी प्रकार की अथॉरिटी एग्जिस्ट करती है तो भी पर्सन के पास लिबर्टी रहनी चाहिए। आमतौर पे होता यह है, जैसे होब्स ने कहा था, स्टेट एब्सोल्यूट होना चाहिए। अगर देखो स्टेट एब्सोल्यूट होगा यानी स्टेट पे कोई पाबंदी नहीं होगी तो इस केस में पर्सन के पास लिबर्टी होने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि हो सकता है कि स्टेट लिबर्टी का अधिकार ना दे या फिर स्टेट कोई ऐसा कानून बनाए जिससे सिटीजन्स का लिबर्टी का जो अधिकार है वो वायलेट हो। तो रूसो सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं। रूसो कहते हैं अथॉरिटी भी होनी चाहिए और लिबर्टी भी होनी चाहिए। लिबर्टी का सिंपल मतलब क्या है? लिबर्टी का सिंपल मतलब है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, पाबंदियां नहीं होनी चाहिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ फीचर्स दिए गए हैं लिबर्टी के, जैसे नो रिस्ट्रिक्शन, एक्शन लेने की पावर होना, एक्शन लेने का अधिकार होना, फिजिकली और लीगली फ्री होना और कई तरह के एक्शंस में एंगेज करने का अधिकार होना बिना किसी कंट्रोल के। तो ये फीचर्स हैं लिबर्टी के। अब आइए जानते हैं हम अथॉरिटी का क्या मतलब है। अथॉरिटी के बारे में मैंने आपको बताया था जब हमने मैकेवली के बारे में डिस्कस किया था, और आगे भी आएगा, लेकिन जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं।
अथॉरिटी का मतलब है पावर प्लस में लेजिटिमेसी, यानी लेजिटिमेट और एक्सेप्टेबल यूज ऑफ पावर। देखो, सिर्फ पावर की सहायता से सरकार नहीं चलाई जा सकती। लोग सरकार की बात मानते हैं क्योंकि लोगों को लगता है ये लेजिटिमेट हैं, इसलिए आप कह सकते हो अथॉरिटी का मतलब है पावर प्लस में लेजिटिमेसी, यानी लेजिटिमेट यूज ऑफ पावर। आप इसका नॉर्मल सा एग्जांपल ले सकते हो। देखो, ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ फोर्स की सहायता से ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर 200 साल इस्तेमाल किया। नहीं, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने रूल को जस्टिफाई करने की कोशिश की, कहीं ना कहीं लेजिटिमेसी प्रोवाइड करने की कोशिश की। ब्रिटिशर्स के द्वारा कंसेप्ट दिए जाते थे बेनेवलेंट डिस्पोटिज्म, यानी या फिर वाइट मैन बर्डन। ब्रिटिशर्स का कहना था कि आप लोग निरक्षर हो, आप लोग गवार हो, आपको सभ्य बनाने की जिम्मेदारी भगवान ने हमको दी है, यानी वाइट मैन, गोरे लोग जो हैं वो सभ्य हैं, हम आपको सभ्य बनाएंगे, हम आपको सभ्य बनाने के लिए आपके ऊपर रूल कर रहे हैं, आपके ऊपर अपना राज चला रहे हैं। इस प्रकार की बातें ब्रिटिशर्स के द्वारा बोली जाती थी लेजिटिमेसी प्रोवाइड करने के लिए, ताकि लोग विद्रोह ना करें, ताकि जनता को लगे ब्रिटिशर्स का जो रूल है वो उनके पक्ष में है। तो देखो, 99% जनता तो विद्रोह करती ही नहीं थी शुरुआत में। 1-2% जो ज़्यादा विद्रोह करते थे उनको दबा दिया जाता था फोर्स की सहायता से, पावर की सहायता से। तो इसीलिए कहा जाता है राज चलाने के लिए, यानी अथॉरिटी इस्टेब्लिश करने के लिए पावर से काम नहीं चलेगा, पावर के साथ साथ लेजिटिमेसी भी होनी चाहिए। अगर देखो इंडिया के सारे लोग विद्रोह कर देते तो क्या इतनी फोर्स थी ब्रिटिशर्स के पास कि वो हम पे राज कर लेते? नहीं, उनके पास इतनी फोर्स नहीं थी। तो सिर्फ पावर के दम पर ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज नहीं किया, उन्होंने अपने राज को जस्टिफाई करने की कोशिश की, लेजिटिमेसी प्रोवाइड करने की कोशिश की। एसेंस आप निकाल लीजिए, अथॉरिटी इज इक्वल टू पावर प्लस लेजिटिमेसी। हम बात कर रहे थे रूसो की। रूसो देखो चाहते हैं अगर कहीं अथॉरिटी एग्जिस्ट करती भी है तो वहां पर लिबर्टी भी होनी चाहिए, दोनों चीजों के बीच सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं रूसो। रूसो की एक काफी फेमस स्टेटमेंट है जो आगे भी आएगी। रूसो ने कहा था मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर इन चेन्स। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब देखो ये है, रूसो ने कहा था इंसान पैदा तो आज़ाद होता है लेकिन उसके बाद हर प्रकार से चैन्स में जकड़ा हुआ है। चैन्स का मतलब है यहाँ पर समाज की रिस्ट्रिक्शंस। शुरुआत में जब इंसान पैदा होता है तब तो आज़ाद होता है, फ्री होता है, लेकिन धीरे धीरे मैन को चलना पड़ता है समाज के नॉर्म्स के हिसाब से, समाज के रूल्स के हिसाब से, समाज की रिस्ट्रिक्शंस के हिसाब से। यानी इंसान पूरी तरह से चैन्स में जकड़ जाता है, आज़ाद नहीं रहता। तो इसी वजह से रूसो के द्वारा कहा जाता है मैन इज़ बोर्न फ्री। शुरू में आज़ाद होता है लेकिन धीरे धीरे सोसाइटी के रूल्स, सोसाइटी के नॉर्म्स, पाबंदियां का काम करते हैं मैन के ऊपर और मैन को जकड़ लेते हैं चेन्स में। अब हम जानते हैं रूसो के व्यूज़ ह्यूमन नेचर के बारे में और स्टेट ऑफ नेचर के बारे में। ह्यूमन नेचर के बारे में जॉन लॉक ने क्या कहा, होब्स ने क्या कहा, आपको पता है। होब्स कहते हैं मैन नेचर से ग्रीडी है, लालची है, और यही बात मैकेवली के द्वारा बोली जाती है। जॉन लॉक के द्वारा ये कहा जाता है मैन में रीजन डोमिनेट करता है, तो इस वजह से मैन दूसरों की लिबर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाता, दूसरों की प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाता। रूसो का जो व्यू है मैन के बारे में अच्छा है। रूसो कहते हैं मैन इज एसेंशियली गुड, यानी मैन का जो नेचर है वो अच्छा है। मैन का अपने प्रति सेल्फ लव है, प्यार है अपने प्रति, और दूसरों के प्रति सहानुभूति है। इसके अलावा स्टेट ऑफ नेचर के बारे में रूसो के द्वारा ये बोला जाता है, पहले आप ये याद कीजिए जॉन लॉक ने और होब्स ने स्टेट ऑफ नेचर के बारे में क्या कहा था, यानी उस सिचुएशन के बारे में क्या कहा था जब तक स्टेट का निर्माण नहीं हुआ था, यानी स्टेट के निर्माण से पहले सिचुएशन कैसे थी। देखो, होब्स तो ये कहते हैं कोई लाइफ थी ही नहीं जब तक स्टेट का निर्माण नहीं हुआ था, यानी स्टेट ऑफ नेचर था। सभी पावर के पीछे भाग रहे थे, देयर वाज वार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन थी, लाइफ ठीक से मैन नहीं जी पा रहा था, इसीलिए स्टेट का निर्माण होता है। दूसरी तरफ जॉन लॉक ये कहते हैं कि देखो मैन के अंदर रीजन डोमिनेट करता है, इस वजह से ऐसा कुछ नहीं था कि लड़ाई हो रही थी मैन के बीच, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत असुविधा जरूर हो रही थी। स्टेट ऑफ नेचर में मैन अपने नेचुरल राइट्स का लाभ आसानी से उठा पा रहा था क्योंकि उसको पता था वो किसी दूसरे की लिबर्टी या फिर प्रॉपर्टी को नुकसान
पहुंचाता है तो उसकी लिबर्टी और उसकी प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाया जाएगा, और मैन के अंदर रीजन डोमिनेट करता है, इस वजह से मैन किसी दूसरे की प्रॉपर्टी या फिर लिबर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। हाँ, थोड़ी बहुत इनकन्वीनियंस थी, असुविधा थी, क्योंकि हर एक मैन अपने हिसाब से जज भी था, उसके अपने हिसाब से कानून थे और अपने हिसाब से वो उस कानूनों को इंप्लीमेंट करता था। तो इस असुविधा को दूर करने के लिए एक कॉमन अथॉरिटी चाहिए, इसीलिए स्टेट का निर्माण होता है, गवर्नमेंट फॉर्म होती है। ये बात कही गई जॉन लॉक के द्वारा। अब तीसरे नंबर पे रूसो कहते हैं कि देखो, स्टेट ऑफ नेचर यानी जब तक स्टेट का निर्माण नहीं होता है, ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा आनंद वाली है मैन के लिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में मैन आज़ाद है, खुश है। ऐसी सिचुएशन में सभी ह्यूमन बीइंग्स के बीच इक्वलिटी है। देखो, होब्स भी इक्वलिटी की बात करते हैं। होब्स इक्वलिटी की बात कैसे करते हैं और जॉन लॉक इक्वलिटी की बात कैसे करते हैं? देखो, होब्स तो इक्वलिटी की बात तब करते हैं जब वो कहते हैं दो इमोशंस, प्लेजर और पेन, मैन के एक्शन को शेप करते हैं, और मैन सिर्फ अपने ही प्लेजर और पेन को समझ सकता है, किसी दूसरे के नहीं। तो इनडायरेक्टली होब्स के द्वारा बोला जाता है मैन इक्वल है। जॉन लॉक इक्वलिटी की बात तब करते हैं जब वो ये कहते हैं कि सभी मैन के अंदर रीजन डोमिनेट करता है और वो किसी दूसरे की लिबर्टी और प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाते, यानी स्टेट ऑफ नेचर में नेचुरल राइट्स को मैन इक्वल रूप से एंजॉय करते हैं। तो जॉन लॉक इस प्रकार से इक्वलिटी की बात करते हैं। रूसो देखो, ना सिर्फ नेचुरल इक्वलिटी की बात करते हैं बल्कि सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी की भी बात करते हैं। रूसो के अनुसार शुरुआत में प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट नहीं आया था, कॉमन प्रॉपर्टी का कंसेप्ट था। ना कोई अमीर था, ना कोई गरीब था, और सोशल स्टेटस भी सभी मैन का इक्वल था, यानी नेचुरल रूप से, सोशल रूप से और इकोनॉमिक रूप से मैन बराबर था। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है, होब्स और जॉन लॉक सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात नहीं करते हैं, सिर्फ नेचुरल इक्वलिटी की बात करते हैं, जबकि रूसो सोशल इक्वलिटी, इकोनॉमिक इक्वलिटी और नेचुरल इक्वलिटी, तीनों इक्वलिटीज की बात करते हैं। वैसे देखो, इक्वलिटी का जो कंसेप्ट है मॉडर्न ईरा का फीचर है। एंशिएंट ईरा में जब देखो प्लेटो थे, एरिस्टोटल थे, वो तो इक्वलिटी को प्रमोट करने वाली बात करते थे। एरिस्टोटल ने कहा हर कोई मास्टर नहीं है, कोई पर्सन स्लेव है, कोई पर्सन मास्टर है, और ये क्वाइट नेचुरल है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो इनइक्वालिटी को काफ़ी नॉर्मल माना जाता था एंशिएंट ईरा में, लेकिन इक्वालिटी का जो कंसेप्ट है वो मॉडर्न ईरा का फीचर है। आगे देखो, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, प्रोसेस ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये इमर्ज होता है, अगर रूसो के हिसाब से स्टेट ऑफ नेचर में सब कुछ ठीक ठाक है, मैन हैप्पी लाइफ व्यतीत कर रहा है, आनंद की प्राप्ति कर रहा है, तो फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट की आवश्यकता ही क्यों है, फिर स्टेट की आवश्यकता ही क्यों है? यहाँ पर देखो, रूसो ये कहते हैं शुरुआत में तो सब कुछ ठीक ठाक था, जब इंसान आदि मानव की तरह जीवन व्यतीत कर रहा था, यानी हंटिंग कर रहा था, सब कुछ ठीक ठाक था। उस समय सिविलाइजेशन का निर्माण नहीं हुआ था, लेकिन इसके बाद मैन सेटल्ड लाइफ जीने लगता है, यानी हंटिंग छोड़ के एग्रीकल्चर का पैसा अपना लेता है। धीरे धीरे समाज बनता है, सिविलाइजेशन का निर्माण होता है, इंसान सोचने भी लगता है, साइंस डेवलप होती है, कल्चर डेवलप होता है। तो ऐसी सिचुएशन में अब आपको पता है, देखो रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं। जब इंसान एक जगह पर सेटल हो गया, खेती करने लगा, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, लैंड लिमिटेड है, और समाज बन गया है, सोसाइटी बन गई है, तो कौन सा मैन कहाँ पर खेती करेगा, कहाँ पर एग्रीकल्चर करेगा? इसके लिए मैन ने लैंड पर लाइन डिमार्केट करना स्टार्ट कर दिया। एक मैन बोलता है इस रीजन में कि भैया इतना इतना लैंड जो है वो मेरा है, दूसरा बोलता है कि ठीक है आगे वाला इतना जो लैंड है वो मेरा है। तो इस प्रकार से प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट इमर्ज होके आता है। इससे पहले सारी जो प्रॉपर्टी थी वो कॉमन थी, लेकिन मैन सेटल हो गया, खेती करने लगा तो मैन को पता होना चाहिए ना कि मेरा लैंड कौन सा है, क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं। तो इसी वजह से लाइन डिमार्केट कर दी कि ये लैंड मेरा है, ये तेरा है। इस प्रकार से माइन और थाइन की भावना आ गई मैन के अंदर, ये मेरा है, ये तेरा है। इससे पहले मेरा और तेरा की भावना नहीं हुआ करती थी। मेरा और तेरा की भावना मैन के अंदर डेवलप होने से क्या हुआ, पहले स्टेट ऑफ नेचर में जो सब कुछ अच्छा हुआ करता था, स्टेट ऑफ नेचर पहले हुआ करता था स्टेट ऑफ ब्लिस या फिर स्टेट ऑफ नेचुरल ब्लिस, यानी प्राकृतिक आनंद। ये गुडनेस की जो स्टेट थी डिग्रेड हो गई, क्योंकि अब मैन के अंदर मेरा तेरा की भावना डेवलप हो चुकी थी।
रूसो के वर्ड्स में हम बात करें, रूसो कहते हैं पहले तो देखो स्टेट ऑफ ब्लिस में मैन हुआ करता था नोबल सैवेज, लेकिन जब मैन में मेरा और तेरा की भावना डेवलप हुई तो मैन बन गया डिप्रेव्ड एनिमल, यानी वंचित पशु। मैन बन गया एक ऐसा पशु जिसकी भूख कभी शांत होती ही नहीं है। ये सब हुआ मेरा और तेरा की भावना डेवलप होने से। और मेरा और तेरा की भावना क्यों डेवलप हुई मैन के अंदर? क्योंकि मैन सोचने लगा था, रीजन डेवलप हो गया था मैन के अंदर। देखो रूसो रीजन को नफरत करते हैं, रूसो साइंस को नफरत करते हैं, रूसो मॉडर्निटी को नफरत करते हैं। रूसो कहते हैं इन सब चीजों की वजह से मैन अपनी फ्री विल के हिसाब से एक्ट नहीं कर पा रहा है। प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कंसेप्ट आया वो रीजन की वजह से आया, वो मेरा तेरा भावना की वजह से आया। अगर मैन के अंदर रीजन नहीं डेवलप होता तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट नहीं आता और स्टेट ऑफ नेचर में जो सब कुछ ठीक चल रहा था वैसा ही चलता रहता। अगर पिछले 3 मिनट की डिस्कशन का एसेंस हम निकालें, रूसो के हिसाब से स्टेट ऑफ नेचर में सब कुछ ठीक था, मैन हैप्पी लाइफ व्यतीत कर रहा था, लेकिन सेटल्ड लाइफ बाद में मैन जीने लगता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आ जाता है, मेरा और तेरा की भावना डेवलप हो जाती है। ये सब होता है क्योंकि मैन के अंदर रीजन डेवलप होता है, सोसाइटी बनती है, सिविलाइजेशन बनता है, कल्चर बनता है। और ये सब जब हो जाता है तो पहले जो स्टेट ऑफ नेचर में स्टेट ऑफ ब्लिस हुआ करता था वो स्पॉइल हो जाता है। पहले मैन नोबल सैवेज हुआ करता था, लेकिन अब मैन वंचित पशु हो चुका है जिसकी भूख कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकती। इस सिचुएशन में मैन अपनी फ्री विल के हिसाब से काम नहीं कर सकता, यानी जो कुछ मैन करना चाहता है ऐसी सिचुएशन में मैन वो सब चीज़ें नहीं कर सकता, क्योंकि समाज के कस्टम्स ने, समाज के रूल्स ने बहुत सारी पाबंदियां, बहुत सारी लिमिटेशंस, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस इस सिचुएशन में मैन के ऊपर लगा दी है। तो देखो 2 ऑप्शंस हैं अब मैन के आगे, या तो स्टेट ऑफ नेचर में वापस चला जाए। क्या आज के समय में स्टेट ऑफ नेचर में जाना पॉसिबल है? नहीं। क्या आज के समय में मैन फिर से आदिमानव बन सकता है, हंटिंग का पेशा अपना सकता है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये ऑप्शन तो सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन मैन के लिए हो सकता है सोसाइटी को रीबिल्ड किया जाए, ऐसी सोसाइटी का निर्माण किया जाए जहां पे मैन के पास स्टेट ऑफ फ्रीडम हो, स्टेट ऑफ हैप्पीनेस हो। रूसो के हिसाब से ये ऑप्शन फिजिबल है, इस ऑप्शन को इंप्लीमेंट किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। और इसी वजह से आपस में मैन सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं ताकि पहले जो सिचुएशन स्टेट ऑफ नेचर में थी उसी सिचुएशन को वापस लाया जा सके। मैन फिर से अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी रियल विल के अनुसार काम कर सके, जो कुछ मैन करना चाहता है वैसा ही कर सके, सोसाइटी की कोई पाबंदियां ना हो मैन के ऊपर। एसेंस इसका ये निकलता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट मैन के द्वारा इसलिए साइन किया जाता है ताकि जो सिचुएशन स्टेट ऑफ नेचर में थी, स्टेट ऑफ नेचर में मैन अपनी आज़ादी से जो कुछ मैन करना चाहता था वो कर लेता था, उसी प्रकार की सिचुएशन को फिर से लाया जाए, इसीलिए मैन के द्वारा आपस में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, लेकिन सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से हुआ क्या? सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से देखो, जैसा लोक ने कहा, जैसा होप्स ने कहा, स्टेट का निर्माण हुआ। सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से स्टेट का निर्माण हो गया, अथॉरिटी आ गई। रूसो कहते हैं अथॉरिटी के होते हुए भी, यानी स्टेट के होते हुए भी मैन जो है वो फ्री है। क्यों? क्योंकि देखो मैन को गवर्न किया जाएगा उन कानूनों की सहायता से जो कानून बनाए जाएंगे मैन के द्वारा ही। समझ गए? यानी स्टेट का निर्माण होने पर जो कानून बनेंगे जनता को गवर्न करने के लिए, वो कानून जनता के द्वारा ही बनाए जाएंगे। और यही कंसेप्ट है रूसो का पॉपुलर सोवरेनिटी का या फिर जनरल विल का। जनरल विल का कंसेप्ट अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन देखो रूसो ये कहते हैं अगर जनता के द्वारा ही कानून बनाए जाएंगे जनता को गवर्न करने के लिए, तो आप बताइए ऐसी सिचुएशन में लोगों के पास फ्रीडम होगी या फिर नहीं होगी? लोग ऐसे कानून क्यों बनाएंगे जिससे कि वो फ्रीडम से वंचित हो? रूसो के हिसाब से स्टेट रिप्रेजेंट करता है जनरल विल को, या फिर स्टेट रिप्रेजेंट करता है पॉपुलर सोवरेनिटी को। हम डिटेल से जानते हैं रूसो का जनरल विल का कंसेप्ट है क्या, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं रूसो ने जनरल विल का कंसेप्ट दिया क्यों। मकसद क्या है रूसो का जनरल विल का कंसेप्ट देने में? मकसद है रूसो का
मैन को फ्रीडम प्रोवाइड करना। और मैन को फ्रीडम क्यों प्रोवाइड करना? क्योंकि देखो, मैन की लाइफ का पर्पस है खुश रहना, मैन की लाइफ का पर्पस है हैप्पीनेस, और फ्रीडम से मिलती है हैप्पीनेस। फ्रीडम का मतलब है जब हम हमारी इच्छा से एक्ट करते हैं, हमारी चॉइस से एक्ट करते हैं, हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, यानी सोसाइटी का कोई नॉर्म, सोसाइटी का कोई रूल हमें मजबूर नहीं कर रहा है एक्शन लेने के लिए। हमारी खुद से जो हम एक्शन लेना चाहते हैं वही एक्शन हम लेते हैं। ऐसी सिचुएशन को कहा जाता है फ्रीडम। तो फ्रीडम प्रोवाइड करने के लिए, ताकि मैन हैप्पी रह सके, खुश रह सके, रूसो के द्वारा कंसेप्ट दिया जाता है जनरल विल का। रूसो के हिसाब से देखो, विल दो प्रकार की होती है, एक होती है रियल विल और एक होती है एक्चुअल विल। रियल विल जो है वो रियल फ्रीडम है, ओरिजिनल विल है। जब मैन वो करता है एक्चुअल में जो करना चाहता है वो है रियल विल। मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। देखो, एक्सीडेंट हो गया कोई, आपने देखा कि जिस पर्सन का एक्सीडेंट हुआ है वो दर्द से कराह रहा है, तो आपका दिल कहेगा कि जल्दी से उस आदमी की हेल्प की जाए, उसको अस्पताल पहुंचाया जाए। तो ये तो है आपकी रियल विल। लेकिन कई बार इंसान इस प्रकार से एक्ट नहीं करता। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक रीजन ये हो सकता है कि मैन को ये लगता है अगर वो हेल्प करेगा तो पुलिस उसको तंग करेगी, उससे पूछताछ की जाएगी, बाद में कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। एक रीजन ये हो सकता है। तो यहां पे देखो, रियल विल थी आपकी उस पर्सन की हेल्प करना जिसका एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन आपने हेल्प नहीं की, आप सीधा चले गए कानून के डर से, लाश के डर से, कोर्ट में चक्कर लगाने के डर से। तो ये हुई आपकी एक्चुअल विल। मतलब एक्चुअली में जो आपने किया, ये आपने क्यों किया? क्योंकि सोसाइटी की वजह से, समाज में रूल ऐसे हैं, इसी वजह से आपने किया, सेल्फिश नेचर की वजह से। देखो, ये आर्टिफिशियल फ्रीडम है या फिर फ्रीडम का इल्यूजन है कि आप सीधा सीधा चले गए और एक्सीडेंट वाले की हेल्प नहीं की। तो एसेंस आप निकाल सकते हो, दो प्रकार की विल होती हैं, एक रियल विल, एक एक्चुअल विल। रियल विल मतलब एक्चुअली में जो हम चाहते हैं, जब वो चीज हम करते हैं तो वो होती है रियल विल। और एक्चुअल विल वो विल होती है जो हम करते हैं, करना नहीं चाहते, लेकिन सोसाइटी के रूल्स की वजह से कोई चीज हम जब कर देते हैं तो वो कहलाती है एक्चुअल विल। बहुत सी चीजें हैं देखो डेली लाइफ में जो हम करना चाहते हैं, जो हमारी रियल विल को रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन समाज की वजह से हम वो चीजें कर नहीं पाते, सोशल नॉर्म्स की वजह से, सोशल कस्टम्स की वजह से हम वो चीजें कर नहीं पाते, तो वो कहलाती हैं एक्चुअल विल। आप नॉर्मल सा एक और एग्जांपल ले लीजिए। काफी बार लड़का लड़की के बीच में आपस में प्यार होता है, लेकिन कास्ट की वजह से, दूसरे रीजन्स की वजह से शादी नहीं कर पाते। शादी करना चाहते हैं, ये उनकी रियल विल है, लेकिन समाज में रूल्स ऐसे हैं, इंटरकास्ट मैरिज या फिर इंटर रिलीजन मैरिज करने पर परिवार का सोशल बाइकआउट हो जाता है। आज भी कहीं जगह पे माँ बाप को काफ़ी डिस्ग्रेस का सामना करना पड़ता है। तो इन सब रीजंस की वजह से कपल डिसाइड करते हैं कि शादी नहीं करते हैं। तो शादी ना करना वो उनकी एक्चुअल विल थी, शादी वो करना चाहते हैं, लेकिन जो कि उनकी रियल विल थी। अब आप आसानी से समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं जनरल विल की। जनरल विल क्या है? देखो, इट इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अमंग पीपल हु एग्री दैट दे विल ऑलवेज एक्ट बाय देयर रियल विल। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जब साइन होता है, मान लीजिए ये एक रीजन है, इसमें 5 लोग रहते हैं, ए, बी, सी, डी और ई। 5 लोगों के बीच सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बाद स्टेट का निर्माण होता है। स्टेट रिप्रेजेंट करता है जनरल विल को। कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड ये होता है, ए बोलता है कि देखो मैं अपनी रियल विल के हिसाब से काम करूंगा, यानी जो कुछ मैं वास्तव में करना चाहता हूं एक्चुअल में, बिना सोशल कस्टम से डरे वो चीज मैं करूंगा। बी भी यही बात बोलता है, सी भी यही बात बोलता है, डी भी और ई भी। यानी जिन लोगों ने आपस में सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, सभी के सभी लोग ये कहते हैं कि हम हमारी रियल विल के हिसाब से काम करेंगे, यानी जो कुछ हम करना चाहते हैं वही करेंगे, बिना सोशल कस्टम से डरे, बिना सोशल रूल से डरे। तो इस प्रकार से ये बात कह के 5 लोगों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और स्टेट का निर्माण हो गया। स्टेट रिप्रेजेंट करता है जनरल विल को। तो जनरल विल का यहां पे मतलब क्या हुआ? क्योंकि देखो 5 लोगों ने अपनी रियल विल के हिसाब से एक्ट करने की बात कही थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। जब 5 लोग ए की रियल विल, बी की रियल विल, सी की रियल विल, डी की रियल विल और ई की रियल विल, इन 5 की रियल विल आप मिला दोगे तो क्या बनेगा? जनरल विल।
और जनरल विल क्या है? स्टेट। कहने का एसेंस ये है, मैन ने आपस में सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि सभी रियल विल से काम करेंगे, सभी की रियल विल को हम जोड़ देंगे तो स्टेट बनेगा, और स्टेट है जनरल विल। जनरल विल इज इक्वल टू रियल विल्स ऑफ द पर्सन्स हु हैव साइन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। चूंकि स्टेट देखो सम ऑफ रियल विल्स हैं, तो स्टेट ऐसी सर्कमस्टांसिस अब प्रोवाइड करेगा ताकि सभी लोग अपनी अपनी रियल विल के हिसाब से जी सकें। मैं आपको उसी एग्जाम्पल की सहायता से यहाँ पे बताना चाहता हूँ। देखो एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट देखा आपने और देखा कि जिस पर्सन का एक्सीडेंट हुआ है वो दर्द से कहरा रहा है। आप हेल्प करना चाहते थे जो कि आपकी रियल विल थी, लेकिन आप सीधा चले गए, आपने हेल्प नहीं की, ये आपकी एक्चुअल विल थी। आजकल आपको पता है स्टेट ने काफ़ी सारे कानून बनाए हैं कि आप उस विक्टिम की हेल्प करते हो जिसका एक्सीडेंट हुआ है, तो कानून आपको एक प्रकार से फोर्स नहीं करेगा कोर्ट में आने के लिए, पुलिस आपसे पूछताछ नहीं करेगी। इस प्रकार के काफ़ी सारे प्रोविजंस आजकल आए हुए हैं। तो इसका मतलब ये है स्टेट आपकी हेल्प कर रहा है कि आप रियल लाइफ से अपनी जिंदगी व्यतीत कर सको, यानी वो कर सको जो वास्तव में आप करना चाहते हो। एक और एग्जाम्पल वही देख लीजिए, लड़का लड़की आपस में प्यार करते हैं, दोनों अलग अलग कास्ट से हैं, मैरिज करना चाहते हैं, जो कि उनकी रियल विल है, वास्तव में वो करना चाहते हैं, लेकिन समाज के डर से नहीं करते हैं जो कि उनकी एक्चुअल विल है। अब देखो स्टेट ने आपको पता है काफ़ी सारे कानून बना के रखे हैं। अगर इंटरकास्ट मैरिज होती है तो सेफ होम्स हैं, कानून पूरी सुरक्षा प्रोवाइड करता है, कानून हर एक वो सहायता प्रोवाइड करता है कि वो लड़का लड़की जो उनकी रियल विल है आपस में शादी करना चाहते हैं, जो उनकी रियल विल है, वो अपनी रियल विल को अचीव करें और वो करें वास्तव में जो कुछ वो करना चाहते हैं। तो स्टेट इस काम में हेल्प कर रहा है लड़का लड़की की कि वो रियल विल के हिसाब से जिएं, यानी वो करें जो वो करना चाहते हैं। तो इन एग्जाम्पल्स से हमने क्या समझा? इन एग्जाम्पल्स से हमने समझा स्टेट रिप्रेजेंट करता है जनरल विल को। स्टेट का काम है मैन की हेल्प करना ताकि वो अपने हिसाब से जी सके, यानी वो काम कर सके जो वास्तव में वो करना चाहता है। स्टेट का काम है उस सिचुएशन को वापस लाया जा सके जो सिचुएशन थी स्टेट ऑफ नेचर में। रूसो क्या कहते हैं? रूसो के हिसाब से स्टेट ऑफ नेचर वाज स्टेट ऑफ ब्लिस, यानी मैन वो कर सकता था जो वास्तव में वो करना चाहता था। लेकिन बाद में प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आ गया, सिविलाइजेशन डेवलप हो गई, कल्चर डेवलप हो गया, सोसाइटी डेवलप हो गई, तो मैन के लिए बहुत मुश्किल हो गया उस चीज़ को करना जो वास्तव में वो करना चाहता है, क्योंकि सोशल रूल्स, सोशल कस्टम्स इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए, मैन वास्तव में वो चीज़ कर ही नहीं पाता था जो वो करना चाहता था। इसीलिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ मैन के बीच। सभी ने कहा कि हम अपनी अपनी एक्चुअल विल के हिसाब से काम करेंगे और सभी अपनी अपनी एक्चुअल विल के हिसाब से काम कर सकें। इसी के लिए स्टेट का निर्माण हुआ जो कि मैन की हेल्प करता है कि जो सिचुएशन स्टेट ऑफ नेचर में थी उसी सिचुएशन को फिर से रिवाइव किया जाए और सभी मैन अपनी रियल विल के हिसाब से काम करें, यानी वो सब चीज़ें करें जो एक्चुअल में वो करना चाहते हैं, बिना किसी सोशल डर के, सोशल कस्टम के डर से, सोशल रूल्स के डर से। आगे देखो रूसो कंडीशंस भी बताते हैं जनरल विल की। रूसो कहते हैं जनरल विल तभी इमर्ज होगी, यानी स्टेट सिटीजन्स की हेल्प तभी कर सकेगा कि सिटीजन्स रियल विल के हिसाब से एक्ट करें। पहली कंडीशन, जब देखो लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करें कानून के फॉर्मुलेशन में, ये पहली कंडीशन है। यानी जनरल विल के इमर्ज होने के लिए लोगों को डायरेक्टली पार्टिसिपेट करना होगा लॉज के फॉर्मुलेशन में। पहले भी हमने डिस्कस किया, लोग जब खुद ही कानून बनाएंगे, अपने लिए जब कानून बनाएंगे तो अच्छे ही कानून बनाएंगे ना, तभी तो जनरल विल इमर्ज होगी। तो पहली कंडीशन है डायरेक्टली पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इनटू द फॉर्मेशन ऑफ लॉज। दूसरी कंडीशन ये, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जो लोगों ने डिसाइड किया था कि हम अपनी अपनी रियल विल के हिसाब से एक्ट करेंगे, ये दोनों कंडीशंस जब फुलफिल होती हैं तभी जनरल विल इमर्ज होगी, अदरवाइज जनरल विल इमर्ज नहीं होगी। रूसो के विचारों में देखो हमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी का आइडिया मिलता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी और कंसोसिएशनल डेमोक्रेसी। कंसोसिएशनल डेमोक्रेसी क्या है, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी क्या है, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी क्या है, ये सब चीज़ें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे जब पॉलिटिकल थ्योरी में हम डिस्कस करेंगे डेमोक्रेसी के बारे में। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए मोटा मोटे तौर पर दो प्रकार की डेमोक्रेसी, एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, एक पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। मैंने आपको पहले भी बताया था हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। हम एमपी चुनते हैं,
और पूरे देश में से 545 एमपीज चुने गए हैं जो 125 करोड़ जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। जिस पार्टी की सबसे ज़्यादा सीट्स आएंगी वो पार्टी सरकार बनाएगी। तो ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी देखो वहाँ पर पॉसिबल है जहाँ पर बहुत कम जनता हो। आप ग्राम सभा का एग्जाम्पल ले सकते हो, पूरी तरह से नहीं लेकिन समझने के लिए ले सकते हो। ग्राम सभा, एक गाँव में ग्राम सभा कंडक्ट होती है। गांव के सभी लोग जिनका वोट है वो आते हैं, एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और गांव से जुड़े फैसले लिए जाते हैं। तो ये डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है लोगों का डेमोक्रेसी के अंदर। ये है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जब फैसले लिए जाते हैं कंसेंसस से, यानी सहमति से। कंसोसिएशनल डेमोक्रेसी क्या है इसके बारे में मैंने आपको बताया था। अगर देखो मान लीजिए हमारे देश में दो पार्टी हैं, बीजेपी कांग्रेस। इलेक्शन होते हैं 545 सीट्स पर। जो भी रिजल्ट आए बीजेपी और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाते हैं, यानी पावर को शेयर करते हैं। इस डेमोक्रेसी को कहा जाता है कंसोसिएशनल डेमोक्रेसी या फिर शेयर डेमोक्रेसी। फर्क नहीं पड़ता मेजोरिटी किसकी आ रही है, दोनों मिलकर सरकार बना रही हैं, या फिर जिन भी पार्टीज ने इलेक्शन लड़ा वो मिलकर सरकार बना रही हैं डेमोक्रेसी के इस कंसेप्ट में। आगे देखो, रूसो ने एक फेमस स्टेटमेंट दी थी, मैन शुड बी फोर्स्ड टू बी फ्री। इस लाइन का क्या मतलब है जब रूसो कहते हैं मैन शुड बी फोर्स्ड टू बी फ्री? देखो, स्टेट के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, चूंकि स्टेट जनरल विल को रिप्रेजेंट करता है, तो स्टेट के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। अगर कोई पर्सन उन कानूनों को फॉलो नहीं करता है तो स्टेट के द्वारा फोर्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, ये इंश्योर करने के लिए कि सिटीजन्स उन कानूनों का पालन करें। क्योंकि देखो कई बार ये हो सकता है सिटीजन्स को पता ना हो कि स्टेट के कानूनों को फॉलो करने से ही, कानूनों का पालन करने से ही उन्हें फ्रीडम हासिल होगी। पता नहीं होता कई बार सिटीजन्स को, इसलिए स्टेट की ड्यूटी बनती है ये इंश्योर करना कि सभी सिटीजन्स उनके द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करें और फ्रीडम हासिल करें। समझ गए? फिर से बोलता हूं, रूसो के अनुसार मैन शुड बी फोर्स्ड टू बी फ्री। देखो, रूसो की इस लाइन का बहुत सारे लीडर्स ने अपने फायदे के लिए भी इस्तेमाल किया। फॉर एग्जाम्पल मसूलनी ने, हिटलर ने, वो कहते थे, रूसो की फेमस लाइन है मैन शुड बी फोर्स्ड टू बी फ्री। मसूलनी और हिटलर ने कहा हमारा जो रूल है वो जनरल विल को रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई सिटीजन जनरल विल का पालन नहीं करता है, यानी स्टेट के द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन नहीं करता है, तो ये हमारी ड्यूटी बनती है मैन को फोर्स किया जाए कि वो स्टेट के द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करें, तभी उन्हें फ्रीडम हासिल होगी। लेकिन आपको पता है मसूलनी और हिटलर ने किस प्रकार के रूल बनाए थे, किस प्रकार के कानून बनाए थे अपने फायदे के लिए। और जो पर्सन जर्मनी में या फिर इटली में इनके द्वारा बनाए गए रूल्स का या फिर कानूनों का पालन नहीं करता था, तो उनके द्वारा इस प्रकार से जस्टिफिकेशन दी जाती थी कि हम आपको फोर्स कर रहे हैं, आप स्टेट के द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करें, क्योंकि स्टेट रिप्रेजेंट करता है जनरल विल को और आपको फोर्स करके हम आपको फ्रीडम प्रोवाइड कर रहे हैं। इवन देखो, होब्स के द्वारा भी इसी प्रकार की बातें बोली गई थी। याद कीजिए, होब्स ये कहते हैं स्टेट के पास पावर्स होनी चाहिए अपने लॉज को इंप्लीमेंट करवाने की। यानी अगर कोई पर्सन स्टेट द्वारा बनाए गए लॉज को फॉलो नहीं करता है और ये कहता है मैं सोवरेन हूं, स्टेट सोवरेन नहीं है, तो इस सिचुएशन में स्टेट के द्वारा फोर्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ये बात होब्स ने कही थी। एक काफ़ी अच्छी लाइन भी होब्स इस्तेमाल करते हैं, आपको याद ही होगा, कोविनेंट्स विदाउट स्पोर्ट्स, इस प्रकार की लाइन होब्स के द्वारा बोली गई थी। तो काफ़ी बार रूसो और होब्स का आपस में कंपैरिजन करवा लिया जाता है एग्जामिनर के द्वारा। भाई होब्स एब्सोल्यूट स्टेट की बात करते हैं, जबकि रूसो के जो विचार हैं उनका भी इस्तेमाल किया जाता है हिटलर के द्वारा, मसूलनी के द्वारा अपने टोटलिटेरियन रेजिम को यानी एब्सोल्यूट स्टेट को जस्टिफाई करने के लिए। तो ये हमने पूरा रूसो को डिस्कस कर लिया काफ़ी ज़्यादा डिटेल से। कल हम डिस्कस करेंगे जेएस मिल्स के बारे में। फिलहाल के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।